वाली जो क्लास थी उस क्लास के बारे में कुछ कमेंट्स आए थे कि फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसमें आपने टैग पढ़ा था और इंटरोगेटिव पढ़ा था, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो डू डज डिड है वो कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर करती है ना, तो उस एक्स्ट्रा बिहेवियर में सर कोई ट्रिक है तो वो बताओ, तो वो सीधा याद नहीं होगा। तो उसके लिए आप नोट करो कि आपको इंटरोगेटिव में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बनाना है कि डू दे रीड द डू दे रीड द बुक, ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को आपको आंसर देनी है। तो अब सिंपल सी बात कि आपको मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जब क्वेश्चन में डू डज डिड है, तो एक्चुअल जो रूल है वो तो ये कहता है कि डू है तो पॉजिटिव आंसर में नहीं आएगी और मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सेकंड है कि डज यदि है तो डज पॉजिटिव आंसर में नहीं आनी चाहिए और आंसर की मैन वर्ब है उसमें एस या एस कनेक्ट हो जाता है। और थर्ड क्या कहता है, डिड है, डिड भी क्या हो जाए, ओमिट हो जाए और आंसर में सेकंड फॉर्म लग जाए। क्लियर है? तो आपको यदि हेल्पिंग वर्ब लानी पड़े या हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़े, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लो कि डू है वो किसके साथ कनेक्ट है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो सेंटेंस है वो यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए हुए है और उसमें आपको यदि हेल्पिंग वर्ब देनी है तो आप कौन सी देंगे, डू। ऐसे यदि मैन वर्ब में है तब आपको हेल्पिंग वर्ब देनी है तो आप क्या देंगे, डज। और सेकंड फॉर्म है और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब देनी है तो आप क्या देंगे, डिड। क्लियर? तो एक एग्जांपल इंटरोगेटिव का लेंगे और सेकंड जो एग्जांपल है वो हम टैग क्वेश्चन का लेंगे। सिंपली समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका पॉजिटिव आंसर देंगे तो आप बनाएंगे यस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, यस दे। अब डू को लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, डू नहीं लिखी जाएगी तो यस दे रीड द बुक, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ आपको जो कॉम्बिनेशन याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने डू हटाई है और यूज किसका किया है, मैन वर्ब इन फर्स्ट, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। क्लियर? और विशेष जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखनी है केवल जब पॉजिटिव आंसर दे रहे हो, क्योंकि निगेटिव में तो डू भी आएगी, डज भी आएगी, डिड भी आएगी। तो डू डज डिड आएगी तो मैन वर्ब किसमें आ जाएगी, अपने आप ही फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। अब बात है टैग की। तो टैग में जो मेरे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने पूछा कि भाई सर ट्रिक क्या है, तो सीधी सीधी ट्रिक बता देता हूँ कि यदि आपसे पूछता है कि दे रीड्स बुक, सिंपल सा है, दे रीड्स बुक, ये सेंटेंस दे रखा है और आपको कह रहे हैं कि इसको टैग करो। क्या करो, इसको टैग करो। ठीक है? अब उनका पूछने का मतलब ये था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम कैसे समझें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? तो उनके लिए सीधी सी बात है कि यदि मैन वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, मैन वर्ब में एस या ईएस है, ठीक है, तो यहाँ आपको यूज करना है डज। कौन सा यूज करना है, डज। समझ में आई? क्लियर है ना? मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सीधी मैन वर्ब दे रखी है, मैन वर्ब भी क्या लगा रखा है, एस या एस। एस या एस लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है, उधर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज। तो आप यहां कर देंगे डजंट दे, डू दे। कौन सी कर देंगे, डू डोंट दे। तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये प्लूरल है तो यहां कौन सी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फिर उसके बाद में है कि यदि सेंटेंस है
ये होता सी प्लेस चेस, सी प्लेस चेस, और इसको टैग करना होता। तो आपकी जो ट्रिक है वो पहले वाली होती। इसमें एस या जुड़ा हुआ है, एस या एस करेक्ट है, तो यहां कौन सा आ जाएगा, डज, डजंट शी। और इसी तरीके से यदि प्लूरल में है और आपका जो सेकंड फॉर्म दिए हुए है स्टूडेंट्स प्लेड फुटबॉल, स्टूडेंट्स प्लेड फुटबॉल, तो आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहा, और बिना हेल्पिंग वर्ब के किस क्या यूज के कौन सी फॉर्म यूज कर रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप सीधा सा समझ गए कि ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहां आप क्या रख देंगे, डिडंट दे, डिडंट। इस तरीके से ये इसकी ट्रिक बन गई। ट्रिक नोट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। आपने देखा कि रीड है, रीड मींस मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। आपने देखा प्लेज है तो एस या एस दे रखा है, आपने देखा प्लेड है तो सेकंड फॉर्म दे रखी है। इसी से ट्रिक बन जाएगी कि यदि मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब, तो आप डू यूज करेंगे। यदि एस या एस कनेक्ट है मैन वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। और यदि सीधी सेकंड फॉर्म दे रखी है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तब आप क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। ये सीधी सी ट्रिक बन गई। सेकंड फॉर्म है डिड, एस या एस कनेक्ट है डज, और फर्स्ट फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब तो क्या यूज कर दो, सीधा सा उसमें डू। क्लियर है? ये आपका एक छोटा सा केवल थी जो आपको कंप्लीट हुई। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। या इसको नोट करना चाहेंगे, नोट करना चाहोगे क्या, चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में हो तो आप ये करेंगे डू, मैन वर्ब के साथ एस या एस करेक्ट है तो आप करेंगे डज, और मैन वर्ब है सेकंड फॉर्म में है और उसका टैग मानता है तो आप कहेंगे डिड। ये टैग में सीधा मिलेगा, और इसको देख के आपको टैग में ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। बाकी जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो सीधे सेंटेंस से ही लिख जाएंगे। क्लियर? इसके बाद है अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चला था WH वर्ड। तो हमने पिछली क्लास में किया था WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया था आपने। आपने ये देख लिया था कि WH वर्ड क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर आपने देखा सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, फिर आपने देखा कि जो मैन वर्ब है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, फिर आपने देखा ऑब्जेक्ट और जो अदर वर्ड है वो क्या होता है। ये एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर जो सब्जेक्ट है उसको आंसर में क्रिएट करने के लिए इस क्वेश्चन को आपका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब WH वर्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। ऊपर और नीचे वाले को मिला के देखेंगे तो केवल किसका अंतर है, WH वर्ड का अंतर है। मींस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारा का सारा WH वर्ड से ही क्रिएट करता है। इसका मेन पार्ट WH वर्ड ही होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हम जिस चीज का आंसर देते हैं वो क्या होती है, WH वर्ड ही होती है। तो हमें पिछली क्लास में इतना पता है कि WH वर्ड का यदि हमें पर्टिकुलर आंसर पता हो और हमें ये पता हो कि उस उत्तर को हमारे इस सेंटेंस में लिखना कहाँ है ना, तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो
अब सीधा सा मैथ जो मुद्दा है वो यहाँ पर है कि हर WH वर्ड की हम पर्टिकुलर आंसर पता करें और पर्टिकुलर प्लेस पता करें। तो उन दोनों चीज़ों की सहायता से आप किसी भी आंसर का क्रिएशन कर सकते हो, चाहे वो पैराग्राफ से पूछा गया है या डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से जो रिलेशन समूह से पूछा गया है। तो इसके लिए हम एक चार्ट का निर्माण करेंगे अपने तरीके से और उस चार्ट को हम फॉलो करके आंसर बनाने सीखेंगे। तो चार्ट के लिए आप अपनी जो नोटबुक है उसको टेढ़ा कर लीजिए और उसमें एक सारणी बनाइए, जैसा कि बोर्ड पे दिखाया जा रहा है आपको उसी तरीके से एक चार्ट का हम बनाएंगे। हाँ ऐसे ही। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा आपकी सारणी का वो होगा WH वर्ड। लिखिए WH वर्ड के बाद WH वर्ड को लगभग में रखा। उसके बाद में सेकंड होगा इस WH वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और थर्ड होगा पर्टिकुलर आंसर। थर्ड जो कॉलम है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना आपको। और ये आपका है पर्टिकुलर प्लेस। इस तरीके से आपको चार कॉलम की एक चार्ट बनानी है। रेडी? एक एक WH वर्ड लेके हम करते जाएंगे आपके चार्ट। तो सबसे पहले आप इसको चार्ट का जो यूज है वो किस तरीके से करना है वो एक दो एग्जांपल से लेकर सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में WH वर्ड है हु। कौन सा है? WH वर्ड है हु, या सीधा आपके लैंग्वेज में कहें कि पर्सन हु से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग सभी को पता है। मीनिंग क्या होता है हिंदी में? क्या कहते हैं हु को? कौन। अब मेन जो चीजें हैं वो आपको पहले पता है कि तीसरी कॉलम और चौथी कॉलम है। जो रामपाल इलाज है पेपर का वो क्या है? तीसरी और चौथी कॉलम। तो यदि हु से प्रश्न पूछ रहा है तो 100% क्लियर है कि उसका उत्तर हमेशा सब्जेक्ट होगा। कौन होगा? सब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको ये पता चल गया कि हु का उत्तर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि आप बताएंगे कि जब आपको पता है कि हु का उत्तर सब्जेक्ट है तो उसको उत्तर में लिखा कहाँ जाएगा? आइडिया लगाओ समझ। कल आपको एक बताया था पिछली क्लास में कि आपके पास कुछ मकान है, कुछ एड्रेस है ना? तो उनमें से सब्जेक्ट था कि नहीं था? था। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट जब आंसर है पर्टिकुलर तो वो लिखा भी कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट। यानी उत्तर की स्टार्टिंग है वहीं आप अपने पर्टिकुलर आंसर को रख देंगे। क्लियर? अब ग्रामर से हटके अपने वाली लैंग्वेज में इसको दिमाग में बिठाओ कि सीधा सा मतलब है कि हमें जो पेपर में प्रश्न मिला हु से बना हुआ, हु से बना हुआ प्रश्न मिलते ही हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि इसका उत्तर सब्जेक्ट होगा, इसका उत्तर सब्जेक्ट होगा। और दूसरी चीज आनी चाहिए कि हमें उसको लिखना कहाँ है? सब्जेक्ट। यानी उत्तर जब आप शुरू करोगे लिखना तो सबसे पहले अपना पर्टिकुलर आंसर लिखा जाएगा, वही आपका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल सही हो। ठीक है, ये फायदा कहाँ करेगा? आपको फायदा करेगा क्वेश्चन से आंसर क्रिएट करने में पहला, और दूसरा आप जब पैराग्राफ में उत्तर सर्च करेंगे तो आपको सब्जेक्ट उत्तर है ये पता है तो आप कहाँ ढूंढेंगे? लाइन के फर्स्ट में। यदि आपको ये पता है कि हु से प्रश्न बना हुआ और इसका उत्तर कहाँ है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? लाइन के शुरू में। तो ये दो प्रकार की आपको हेल्प मिलेगी जो आपको आराम से
पेपर हमको सॉल्व करने में बहुत सहायता करेगी। फिर जैसे दूसरा देखिए, मान लीजिए कि जो प्रश्न है वो बना हुआ वाट से, तो वाट का मीनिंग क्या होता है, क्या उत्तर होता है ऑब्जेक्ट, और लिखा भी कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो इसका मतलब हुआ सीधी सीधी लैंग्वेज में याद रखना है कि प्रश्न यदि वाट से बना हुआ है तो उसका उत्तर ऑब्जेक्ट होगा, और उत्तर लिखा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गई बात। अब सब्जेक्ट हु और ऑब्जेक्ट को कौन पूछती है, व्हाट। क्लियर। इसके बाद में है व्हेन, यदि डब्ल्यूएच वर्ड है तो व्हेन का उत्तर क्या होता है, टाइम। व्हेन का उत्तर क्या होता है, टाइम, और लिखा कहां जाएगा, अदर वर्ड में। इसी तरीके से वेयर यदि आपका डब्ल्यूएच वर्ड है तो वेयर का आंसर है तो कोई ना कोई प्लेस होगा। प्लेस तो जानते हो, स्थान। प्लेस यानी स्थान। हाँ, इनमें कोई शर्म की बात तो नहीं है, हिंदी नहीं आवा तो पूछ लियो और लिख भी लियो, ठीक है ना, शर्म करने की जरूरत तो नहीं आवा। तो अगर क्लास में आओ तो वो सीख रहे नहीं आवा, है ना, और सीख के टाइम शर्म करे, इससे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं हो, ठीक है ना, सीखने में कोई शर्म नहीं हो। तो प्लेस यानी स्थान, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वेयर का उत्तर कोई ना कोई स्थान का नाम होगा, और लिखा कहा जाएगा, अदर वर्ड। फिर इसके बाद में वाई का मतलब होता है क्यों, और इसका जो आंसर होता है, आंसर में दो चीजें आ सकती हैं, एक तो आती है रीजन और एक आता है पर्पस। रीजन और पर्पस दो चीजें आ सकती हैं। अब रीजन तो क्या होता है, कारण। रीजन क्या है, कारण, और पर्पस क्या है, उद्देश्य। तो याद करें तो सीधी सी बात है, यदि किसी काम का कारण है तब तो रीजन है, और यदि उद्देश्य है उसके होने का तब क्या होगा, पर्पस होगा। तो एक दिन लिख लिया आपने, रीजन यानी कारण है, पर्पस यानी उद्देश्य। क्लियर। अब मैं जो कारण है वो ये है कि आपकी ये समझ में नहीं है कि ये कारण उद्देश्य है क्या, बोलिए ना, कारण क्या उसका है, उद्देश्य क्या उसका है। भाई किसी भी क्रिया के होने का एक कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, उद्देश्य है। दो ही तो वाई का उत्तर होगा ना, वाई के उत्तर दो ही हो सकते हैं। तो कारण और उद्देश्य में सिंपल सा एक अंतर होता है कि यदि वो क्रिया के घटित होने से पहले हुआ है तो वो कारण है, समझ में लीजिए, पहले हुआ तो वो क्या है, कारण, और बाद में होगा तो वो क्या है, उद्देश्य। समझ में लीजिए। कि कोई छोटा सा उदाहरण है कि घर मान लो गए अजीत ने ठोक्यो, है ना, इसकी बढ़िया धुलाई हुई, एक तो पूछ रहा उदाहरण है, सही हो तो इन ठोक्यो, फिर पूछो भी क्यों मारे, क्या पूछा, क्यों मारा। तो यदि मान लो इसने बदमाशी की, है ना, बदमाश सही हो, तो बदमाशी की फिर मारा तो कारण है, उद्देश्य है। बदमाशी पहले की फिर ठुकारा तो क्या हो गया, कारण। तो पहले होता है वो कारण होता है, बाद में जैसे इसलिए इसको पीटा गया ताकि ये जाकर दूध लाए, ताकि ये जाकर दूध लाए, तो दूध बन जाओ तो क्या बाद में, तो वो क्या हो गया, उद्देश्य।
समझ में कारण और उद्देश्य दोनों समझ में आ गया ना। हाँ अब यहाँ पूछ सको कि भाई मैंने कारण उद्देश्य क्यों समझाया जाए, है ना। तो उसका सीधा सा मैं कारण का भी कारण है। क्या कारण है कि जब y का उत्तर रीजन होगा, y का उत्तर कोई रीजन होगा तो उसको उत्तर में बिकॉज से जोड़ के लिखा जाएगा। किससे जोड़ के लिखा जाएगा? बिकॉज से, ठीक है ना। तो भाई अजीत ने ठोका ना, तो अजीत वाज बिटन बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक। तो कारण हो ना, कारण हो तो क्या से जोड़ दिए थे? बिकॉज से। यदि उद्देश्य हो तो उद्देश्य को किससे जोड़ के लिखा जाएगा? टू से। किससे जोड़ोगे? टू से, ठीक है। अजीत वाज बिटन टू मेक हिम रेगुलर एट हिज स्टडीज। ओके हो गया। टू उद्देश्य है तो टू से जोड़ दो और कारण है तो बिकॉज से जोड़ दो। क्लियर? इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी तो कारण है, कौन सी उद्देश्य है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अभी भी कारण उद्देश्य समझ में नहीं आया तो घर आ जाके और पापा ने बोलती हो कि कारण समझाओ उद्देश्य समझाओ, है ना। अजीत आए थे ये तो बिल्कुल समझ में आई, मैं थारे गया। अब मेन बात ये रही कि उत्तर तो हमें पता चल गया कि या तो कोई कारण होगा या कोई क्या होगा? उद्देश्य होगा। लिखना कहां पर है? तो लिखने के लिए आपके पास है अदर वर्ड या मैन वर्ब के बाद, मैन वर्ब के बाद। क्लियर? हाँ चिंता मत करो, हम इस चीज की एक एक उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे। अभी तो कुछ चार्ट बना रहे हैं ना, चार्ट के बाद इसका एक एक एग्जांपल लिया जाएगा और उन एग्जांपल के थ्रू एक एक को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका डब्ल्यूएच वर्ड है हाउ। डब्ल्यूएच वर्ड हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप बोलते हैं कैसे। हिंदी में क्या बोलते हैं? कैसे। सीधा मतलब क्या हुआ? कोई भी काम कैसे हुआ, कोई भी जो काम हुआ वो कैसे हुआ। तो उसके दो उत्तर आ सकते हैं। एक तो है मैनर, एक तो क्या है? मैनर, और एक है मॉडल। एक तो मैनर है, एक है मॉडल। आपने मैनर मॉडल याद नहीं रहे तो राष्ट्रभाषा याद रखो। मैनर यानी तरीका, मैनर यानी तरीका, और मॉडल यानी साधन। यदि प्रश्न पूछा जाए हाउ से तो वो सीधा पूछ रहा है कि जो भी काम हुआ वो कैसे हुआ, क्रिया हुई वो कैसे हुई। तो दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो क्रिया को पूरा करने में किस साधन का प्रयोग किया गया, एक हो सकता है कि काम किस तरीके से हुआ, ठीक है। जैसे लिखना, है ना। लिखना कैसे लिखना, तो कैसे लिखते हो आप? कोई पूछेगी बेटा तूने कैसे लिखा, तो आप कह सकते हो कि पेन से लिखा, है ना। तो पेन क्या हो गया? साधन हुआ या तरीका हुआ? साधन हो गया। और मैं अच्छा तो कहेंगे मैं सुंदर लिखो, कैसे लिखा? सुंदर। धीरे लिखा, फास्ट लिखा, ये क्या हो गया? तरीका। तो इन दोनों को पूछने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड तो हाउ आएगा, लेकिन दोनों ही हाउ के उत्तर हैं, साधन या तरीका। ये मैं याद नहीं रहता, आप याद आ रही हो। इसका क्या नाम है? तो ये कहेगी सुबह काम को कॉल करेगी, मम्मी 2 चट्टू भेज दे, है ना। रोटी रोटी स्कूल आई तो फ्रेंड पूछो
क्यों वाली बता दी तो काम को गलती तो फटाफट बताओ मुझे आपकी बताइए कि नहीं तो छोया तो चुगली करने को तो चाहिए ना। तो फिर दूसरा सवाल करो इको तो उत्तर कोनी में क्यों वाली क्योंकि आपने तो गलती बताओ। फिर दूसरा सवाल है कैसे है ना जब देखो दुख निकल गया झाड़ू से क्या वाली झाड़ू है ना फिर चुगली तो खत्म तो वही बनी रहेगी फिर दूसरी और दूसरी झाड़ू से क्या फिर बढ़िया क्या वाली बढ़िया तरीके तो ये दोनों उत्तर किसके हो गए मरवाड़ी बढ़िया हमारा है ठीक है ले आपने पूछा है याद ये रखना है कि हाउ कोई भी क्रिया हुई हाउ पूछता है कि वो कैसे हुई तो इसका दो उत्तर हो सकता है कि कैसे तरीके से कैसे साधन से यानी झाड़ू को क्या हो गया साधन और अच्छा पिटाई वो क्या हुई इसका तरीका। अब पता चालेगा तो यही उत्तर तो क्या तो साधन है क्या तरीका। अब बड़ों को संख्या में लिखा गया है ना तो ये लिखा जाएगा मैनर के साथ क्लियर। अब छोड़ो लेवल से ऊपर की बात है याद रहा क्या करते थे नहीं रखा था छोड़ दियो क्योंकि हमारे टाइम बोली तो कि ये जो मैनर है ना ये मैनर एक्चुअल में एडवर्ब होती है क्योंकि ये एडवर्ब ठीक है ना एडवर्ब मैनर कहा जाता है ग्रामर में लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे जब अपने पास टाइम होगा। लेकिन अभी अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए अब इतना ही याद है ठीक है। फिर अब ये जो मैन डब्ल्यू जोड़ रहे हैं क्लियर हो गए। इसके बाद हल्के फुल्के जो बचते हैं उनको आप आगे लिखें। अगला आप लिखो विच क्या लिखेंगे विच ये बेटा विच थोड़ी राइट में आप सुंदर आ रही है इसे संभालियो ये क्या है विच का मीनिंग जो होता है वो तो होता है कौन सा कौन सी करें तो डेटा पर आधार किया जाता है ना कौन सा कौन सो है ना। फिर इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होता है पर्टिकुलर आंसर क्या होता है इसका पर्टिकुलर आंसर होता है एडजेक्टिव क्या होता है पूरा लिखोगे एडजेक्टिव क्या होता है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है विशेषण क्या होता है विशेषण। अब आप लोगों को जो होता है लाल भैंस को खाई निकाली है तो बताओ नहीं एडजेक्टिव का अर्थ हो विशेषण है ना। लेकिन विशेषण क्या है कौन सा विशेषण जो होता है हाँ चलो पढ़ लो नहीं थोड़ी दिन हुआ है क्या बताओ थोड़ी दिन है पता है कि नौकरी केंद्रों में आड़ी थोड़ा सा समझ जाओ बुरा ही बहुत आगे बैठे तो ये क्या हो रहा है विशेषण होता है ना। तो बेटा विशेषण का सिंपल सा ध्यान में रखो दो नाम नाउन है प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम दोनों को डिफाइन करने का काम करता है दोनों को डिफाइन करता है विशेषता बताता है क्या मारवाड़ी में कहाँ पढ़ाई गिरा है ना। तो
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ है, फिर इंग्लिश में क्या बोला, विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी बात याद रखिएगा। एडजेक्टिव किसका उत्तर होता है, विच का, विच का उत्तर क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, अब है कि इसको लिखा कहा जाए, तो इसको लिखा तो जाएगा विद नाउन, विद नाउन। कहाँ लिखा जाएगा ना, विद नाउन, यानी जिस नाउन को पूछने के लिए आएगा उत्तर उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा, उत्तर उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब आपणान तो क्या करना है, जगह सर्च करनी है ना, जगह कहाँ लिखें, तो इसमें दोनों जगह लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा कुत्ता, विच डॉग, कौन सा कुत्ता, तो आपकी नाउन क्या हुई, डॉग, डॉग ही हुई ना, तो नाउन तो हुई डॉग। अब क्वेश्चन अगले ने किया विच से, किससे किया, विच से। तो एक बात तो यहाँ ये क्लियर होगी कि जो भी उत्तर आप लिखोगे वो डॉग के साथ में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डॉग के साथ, विद नाउन। अब दूसरी बात है कि उसको सब्जेक्ट में भी लिखा जा सकता है और ऑब्जेक्ट में भी लिखा जा सकता है। तो सब्जेक्ट पूछ रहा है तो सब्जेक्ट में लिख दो, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट में लिख दो, है ना। तो वी विच डॉग, उत्तर जाना होंगे, है ना। तो उत्तर में क्या आना है, अगेन देखो, उत्तर में क्या आना है, एडजेक्टिव। तो कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, कोई उत्तर है, काले कुत्तों, क्या लगा दो, काले कुत्तों, है ना। अच्छा, अब शुरू कौन ला गया, ब्लैक डॉग, अब शुरू ला देंगे तो रहे तो इंग्लिश में ब्लैक डॉग बोलो तो शुरू लगा है, मारवाड़ी में काली बोला तो शुरू लगा है, तो पढ़ रहे शुरू। अब देखो, डॉग के पहले आपने क्या लगाया, ब्लैक, तो आपका उत्तर बन गया ब्लैक डॉग, क्या बन गया, ब्लैक डॉग। या आपसे पूछे छोरा विच शर्ट, विच शर्ट, तो ब्लू शर्ट, तो नहीं बात, तो उत्तर कहाँ लगा, नाउन के साथ, शर्ट के पहले लगा ना ब्लू, तो ये उत्तर बन गया। अब लिखा दोनों जगह जा सकता है, वो मैं आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा दो मौसेरा भाई है, उनको था हूज और हूं, आज थोड़ी शोक की गद्दारी कर रहा है, सही चल रहा, हूज और हूं, देखो तेरा भाई है, हम एक ही काम हुआ है ना, कहते कहते बदमाशी करे। हूज का अर्थ होता है किसका, क्या है, किसका, और हूं का अर्थ होता है किसको, क्या होता है, किसको। इसकी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये सब ठंडी जो लड़ाई हो रही है दुनिया में, है ना, वही के लिए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो लड़ाई चल रही है वो किस बात की चल रही है, ठीक है ना। जया हिंदी तो थान करो पड़ेगी, है ना, कदे कदे लड़ाई करो किसकी सीट, लड़ाई करो ना एक दो तीन लड़ा ऊपर बैठ मतलब किसकी सीट, इंग्लिश कहेगी हुज सीट, हुज सीट, यही तो होता है ना। अब आ तो थार ली लड़ाई, थार ली तो ज्यादा हो जाता है, एक दो मिनट की होती है ना, और बड़ी लड़ाई हो बाद क्या हुआ है, आज जमीन की हुज लैंड, हुज फॉर्म, है ना। तो बात वही है, तो ये हुज वो है जो लड़ाई करवाता है, ठीक, इसका, ठीक है। इसके दो उत्तर हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो हो सकता है रिलेशन, एक तो क्या होता है रिलेशन, और दूसरा होता है पजेस,
क्या होता है? पजेस। अब रिलेशन तो जानो ही हो, है ना? मेरा भाई, राम का भाई, उसका भाई, उसकी बहन, है ना? अब रिलेशन का फिर भी आपने सर्वोपरि कैसी लिख लियो, संबंध। क्या होगा? संबंध, रिश्ता का हो दे, संबंध का हो। और पजेस का अर्थ होता है अधिकार। पजेस का अर्थ क्या होता है? अधिकार। ठीक है? और इसका उत्तर सेम लिखा जाएगा नाउन के साथ, सब्जेक्ट में भी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट में भी लिखा जा सकता है। रिलेशन थोड़ा थोड़ा उदाहरण समझ लो, माथा में बैठ जाता है। क्या रिलेशन मत कह की को भाई, ठीक है बोलो, माय ब्रदर, है ना? राम्स ब्रदर, हिज ब्रदर, क्या हो गया? रिलेशन। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उत्तर लिखा कहाँ गया। आपको पूछा गया हुज ब्रदर, इंग्लिश तो क्या पूछेगी? हुज ब्रदर। आपने उत्तर क्या दिया? राम्स ब्रदर, माय ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर। लेकिन आपका उत्तर आया कहाँ? लिखने की जगह कौन सी? ब्रदर के साथ, ब्रदर के साथ। तो ये याद रखो कि जो नाउन पूछ रहा है उसके साथ उत्तर लिखा जाएगा। अब वो शुरू में भी लिख सके, लास्ट में भी लिख सके। क्लियर? वो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। फिर आप कह रहे हो पजेस, पजेस भाई हमारा लड़ाई, हुज पेन, तीसरी क्लास की लड़ाई है, हुज पेन, इसका पेन, माय पेन, इस पेन। तीसरी क्लास में मैं भी कर रहा हूँ, कॉपी की है, तो कॉपी के लिए भी मैंने हुज बुक, हुज नोटबुक, है ना? तो थे लड़ो शीट के लिए, थे थोड़ा सियाना हो गया, ठीक है? लड़ो शीट के लिए, फिर बड़ा हो गया, बड़ी शीट के लिए लड़ोगा, है ना? तो ये हुज इस चीज को क्लियर करता है। जैसे आप कहते हो कि हुज पेन, वो कहेगा राम्स पेन, तो अर्थ क्या हो जाएगा? राम का भाई, राम का पेन, राम की कुर्सी, राम की शीट, या राम की अयोध्या। समझ रहे हो? तो वो ये दोनों चीजें इस चीज से क्लियर हो जाएगी और वो आप आराम से उत्तर में रख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि उत्तर जहां रखोगे वो कहाँ रखोगे? इसी नाउन के साथ रख दोगे। जैसे ब्रदर पूछा हुज ब्रदर, तो ब्रदर के साथ रख दोगे। ये पूछा कि हुज पेन, पेन है, पेन के साथ उत्तर रख दो। अब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में जा सकता है, ठीक है? फिर अगला और इम्पोर्टेंट ये पूछ रहा हूं, क्या है? हूं में लेते किसको, हूं में नहीं किसको, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका पर्टिकुलर आंसर होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब ये बेटी बताएगी कि ऑब्जेक्ट उत्तर है तो लिखा कहां जाएगा? कहां लिखेगी? ऑब्जेक्ट में ही लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट में। वो तो ध्यान है कि वो गड़बड़ेड़ो है ना? तो वो यदि भी जगह जो घर है तो वो घर ही जाओ, दूसरे घर तो कौन जाना है? दूसरे घर तो कर जा, जब बैठा आपका घर नहीं हुआ है यदि तो जाओ ना। यदि आपका घर वहां पे है तो आप सीधे कहां जाओगे? घर पे। तो वही बात है, ऑब्जेक्ट का घर तो है तो इसलिए वो सीधा कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब आपको पता है उत्तर भी ऑब्जेक्ट है और लिखा भी कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट में। अब हाँ, के दिमाग में एक कंफ्यूजन आना चाहिए, है ना? दिमाग में एक अपने आप एक क्वेश्चन, एक क्वेरी पैदा होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि व्हाट का उत्तर भी ऑब्जेक्ट में जा रहा है। देखो अपना नोटबुक को खंगालो, देखो व्हाट का उत्तर भी कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट में जा रहा है। और हूम का उत्तर भी कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ लड़ाई होगी ना, तो सीट आ रही है ना? सीट आ रही, सी लड़ाई होगी ना? लड़ाई नहीं हुई। आप ये थोड़ा सा
दिमाग लगाएंगे तो आप इस लड़ाई को आराम से हल कर सकते हैं। कल अपन ने जो चीज की थी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, तो उसमें आपने लिखा था, ध्यान करो, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी एक सीधी ट्रिक बताई थी कि क्या और किसको का उत्तर ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, यही उत्तर बताया था ना। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्या का उत्तर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, किसको का उत्तर भी क्या होगा। तो देखो मतलब ऑब्जेक्ट कितना वर्ड्स के हैं, 2 वर्ड्स के हैं भाई, खड़ी आगे लड़ाई से हटा दिया, ठीक है ना, 2 शीट बना के दोनों ने एक घंटा बैठा, ठीक है ना। तो क्या का जब उत्तर पूछेगा वो तो व्हाट से पूछेगा, और किसको का जब उत्तर पूछेगा वो किससे पूछेगा, whom से, ठीक है। अब एक सेंटेंस में 2 जब ऑब्जेक्ट होती हैं तब उन दोनों का बंटवारा कर दो, दोनों के अलग अलग नाम दे दो, दोनों ना आधे आधे जमीन करके बंटो कर दो, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लगा लेगा वो बंटवारा होगा, पट्टो बन गया, ये लगा लो आई, और पूरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए whom आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए कौन आएगा, what। क्लियर है, लिखा कहां जाएगा, उत्तर है क्या, घूमो क्या घूमो, उदास कैसे हो रहा है, तो क्लियर है। अब देखो, अब एक समस्या हो रहा है कि मैं नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इसी तो बात याद रखनी है। डायरेक्ट को पूछने के लिए क्या आता है, व्हाट, और इनडायरेक्ट को पूछने के लिए क्या आता है, whom, ठीक है। ऐसे याद नहीं रहे तो राष्ट्रभाषा को सम्मान करियो, और याद रख लियो क्या, व्हाट, और किसको पूछेगा, whom। क्या का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, किसको का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। अब एक सिंपल से एक ही लाइन में याद हो जाएगा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे इसका नाम करना बता, नाम, हाँ चलो, इसका नाम ए और इसका नाम बी है, ठीक है, ए बी। अब ए ने बी को 100 रुपए दिए, ए ने बी को कितने रुपए दिए, 100 रुपए। मांग रहा मतलब अभी मांग रहा नहीं, आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो ए ने बी को क्या दिया, क्या दिया बताओ जल्दी से, क्या दिया, उत्तर क्या होगा, 100 रुपए। अब किसको दिया, किसको दिया, बी को, किसको दिया, बी को। ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इनमें से एक को डायरेक्ट बनाना है, एक को इनडायरेक्ट बनाना है। तो किसको दिया, जल्दी, बी को। तो बी क्या होगी, डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट। और क्या दिया, 100 का नोट, नया नया हो गए नोट। तो ये क्या हो गया, क्लियर है दोनों, क्या किसको। तो इस तरीके से आप whom और what का डिफरेंस कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। इतना विश्वास है ऊपर। फिर इसके बाद में जो छोटे मोटे और हैं उनको फटाफट जल्दी जल्दी लिख लेंगे। हाउ मच है, हाउ मैनी, how long, how far, how old, ये सगड़ा चाचा भतीजा है, एक ही परिवार का सगड़ा चाचा भतीजा है, एक ही जैसा उत्तर होता है और एक ही जैसे
देखो हाउ मच है, उसका मीनिंग होता है कितना। ये हमेशा ही क्वांटिटी पूछेगा बेटा। क्या पूछेगा? क्वांटिटी। और क्वांटिटी कंफ्यूज हो तो इकरार में मात्रा। क्या पूछेगा? मात्रा। मात्रा तो जानो मैं जानो तो चीनी है ना? चीनी तो जानोगे, चीनी ले आओ दुकान पे जाके कहोगे एक चीनी दे दो, दो चीनी दे दो। दुकान पे जाके क्या बोलते हो? एक चीनी दे दो, दो चीनी दे दो ना? क्या बोलो? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना? और पेन लेने के लिए जाते हो, है ना? तो क्या कहते हो? एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, ऐसे बोलते हो ना? ये अंतर है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल और गिनना, काउंटेबल गिनना। मान लो है दारू कोई बढ़िया है क्या? कोई बढ़िया नोट गिना कर है। हाँ तो नोट को बढ़िया गिनना। गिनना तो क्या बोलना है? गिनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंट करना। अब जकी चीज ने काउंट कर सको 1 2 3 4 5 6 या नोट गिना करो तो बिन बोला काउंटेबल। क्या बोला है? उसको गिना जा सकता है, वो इंग्लिश में हो गई काउंटेबल। और जिसको नहीं गिन सकते, है ना, जब चीनी को गिने जाता है ना, तो वो क्या हो गई? गिन नहीं सकते, इंग्लिश बोल देगी अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये जो मात्रा है ये अनकाउंटेबल नाउन की बनाई जाती है। इसकी बताई जाती है अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताई जाती है, क्योंकि गिन तो सकते नहीं, तो फिर या तो नापो या तोलो, या तो नाप होगा या क्या होगा? तोल होगा। तो मानिए तो अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा इसका उत्तर होती है। और प्रश्न पूछा जाएगा हाउ मच, हाउ मच। ठीक है, और उत्तर में तो याद रखना होगा जी नाउन के मात्रा पूछे के साथ को उत्तर लिखिए विद नाउन, विद नाउन। अब इसके बाद में हाउ मैनी, हाउ मैनी इसका हिंदी में आप कहोगे कितने हैं? क्या कहोगे? कितने। अब कितने का सीधा मतलब हो गया, गिन सकते हो। कितने का सीधा मतलब क्या हो गया? काउंट कर सकते हो ना, तो नाउन हो गई, काउंटेबल है। तो काउंटेबल होगी तो संख्या बतानी पड़ेगी आपको, तो आप क्या संख्या में उत्तर दोगे? इसमें संख्या में। जैसे आप कहते हो कि भाई आज कितने विद्यार्थी आए हैं, तो गिन सकते हो ना? गिन सकते हो आराम से, तो इनके बता दो, वो संख्या हो जाएगी। संख्या ही हाउ मेनी का उत्तर होती है। छोटे पूछेगी आज कितनी झाड़ू खाई, है ना? जिनके बता सकते हैं 4 खाई, 3 खाई, है ना? 4 हो जाता खाया हो जाए, तो 3 ने खाई हुई है, तो गिन के तो बता ही सके 1 2 3, तो झाड़ू की होगी काउंटेबल, काउंटेबल होगी ना। फिर है उत्तर इसका कहां लिखा जाएगा? नाउन के साथ। जैसे पूछा जाए कि कितने थप्पड़ खाए, हाउ मेनी थप्पड्स, है ना, तो आप क्या कह दोगे? 2 थप्पड़, 2 बनाए ना। हाँ, फिर इसके बाद देखो हाउ लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग का अर्थ बेटा जो मीनिंग होता है वो होता है कितनी लंबाई, कितनी लंबाई। और लंबाई पूछ रहा है तो उत्तर क्या होगा? लेंथ। लेंथ का आप समझ गए होंगे क्या होती है? लंबाई। उत्तर का आएगा विद नाउन। हाउ फार, हाउ फार दूरी पूछता है। ये सीधे सीधे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये एक ही परिवार के है ना, समझ में आ जाएगा। हाउ फार यानी दूरी पूछता है, और उत्तर देते हो आप डिस्टेंस। क्या देते हो? डिस्टेंस। और इसका उत्तर है ऑब्जेक्ट में जाता है नॉर्मली। क्या कहता है?
ऑब्जेक्ट में। उत्तर ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उत्तर ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। समझ में आई है? उत्तर ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। फिर हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड आपको कहता है कि कितनी आयु, कितनी आयु, कितनी उम्र। आयु को जानना है, उम्र कहता हूँ बोलो यो, है ना। वो पूछा हाउ ओल्ड, इंग्लिश क्या पूछती है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये पूछेगा एज, क्या पूछेगा, एज, एज यानी उम्र पूछेगा। और आप उत्तर देंगे विद नाउन या ऑब्जेक्ट की जगह। इस तरीके से आप इनको प्रश्न डब्ल्यूएच वर्ड देख के दो चीजें ध्यान कर लो, यानी तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। उसके बाद में किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड को आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, और जो भी आपका पेपर है उसको इजीली हल कर सकते हैं। यानी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लिखे क्या, वो आपकी सॉल्व हो जाती है इसमें। और पहली बात है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अब लिखे क्या, वो इजीली सॉल्व हो जाएगी।